हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का सैम्पल पेपर। तो पिछला वीडियो था क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर एंड आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया होगा। अब बारी आती है एसएसटी के सैम्पल पेपर की। इस वीडियो में हम एसएसटी के सैम्पल पेपर का हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड और क्या अलग अलग क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछ सकता है वो भी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होते हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही सेम इंस्ट्रक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो अभी सभी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन पेपर में आपके देखो कितने सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई एफ, 6 सेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, एफ सेक्शन इसमें एसएसटी में ही होता है क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट आ जाता है। देयर आर टोटल 37 क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपकी एमसीक्यूज हैं, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट है जो आपके 2 मार्क्स के हैं, सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 3 मार्क्स के, एंड देन सेक्शन डी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं 5 मार्क्स ईच। ठीक है, सेक्शन ई आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होता है जैसे कि हमने साइंस में भी किया था। इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन है सेक्शन एफ, जिसमें आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका मैप आता है एंड देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको आगे आप शॉर्ट करोगे लॉन्ग करोगे, उसमें इंटरनल चॉइस आपको क्वेश्चंस में दी गई है। ठीक है, लेकिन हम दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दोनों ही चॉइसेस में। ठीक है, वो आपके ऊपर आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेयर एवर नेसेसरी। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन ए से। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है रोलेट एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस रीड करते हैं, देखते हैं कौन सा एक्ट होने वाला है। द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन्होंने इसे पास किया था। इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी कि जो आपके इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए, उन्हें रिप्रेस करने का यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑर्डर था एक टाइप से। ठीक है, इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट एनी ट्रायल। अब थर्ड पॉइंट आपको आंसर मिल जाना चाहिए। अगर ये ऊपर के 2 पॉइंट्स ना भी दिए होते ना, थर्ड पॉइंट आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि देखो एक ही ऐसा एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो पॉलिटिकल जो आपके लीडर्स हैं उन्हें बिना किसी ट्रायल के सीधा पकड़ा और जेल में डाल दिया। ये पावर गवर्नमेंट को कौन से एक्ट ने दी थी? रोलेट एक्ट ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में से। भोपाल लेक आपने सुना होगा, भोपाल लेक, भोपाल अगर आप जाओगे तो एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और ये भोपाल लेक 11th सेंचुरी में बनाई गई थी एंड ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसका बहुत सारे काम होते हैं इरीगेशन एक्टिविटीज में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज भोपाल। अगला क्वेश्चन, रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। सो ठीक है, क्या है डेटा? लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मेल में लिटरेसी रेट अगर रूरल एरिया की बात करें 76%, फीमेल में 54% है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन 10 से 14 के एज ग्रुप में 90% एंड 87%। 10 से 40 में जो अटेंड कर रहे हैं स्कूल को उसमें मेल है 85%, यानी कि 85% रूरल किड्स स्कूल में मेल वो अटेंड कर रहे हैं। लेकिन फीमेल्स में ऑब्वियसली नंबर कम होने वाला है, 82, इतना भी कम नहीं है, ठीक नंबर है। एज पर द डेटा गिवन अबव, हु हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन। तो पहले में लिटरेसी रेट दिया हुआ है, कम किस में है, मेल में या फीमेल में? मेल्स का 76 है, फीमेल का 54 है, तो आंसर हो जाएगा आपका फीमेल विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, which of the following option represent potential measures that can taken to mitigate the threats posed on tiger population and biodiversity। जानते हैं, ये हम जानते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन खतरे में है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही हाई रेट पे डिक्रीज हो रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। आपको इनमें से वही जो रीजंस है वो आइडेंटिफाई करने हैं और आंसर बताना है। बैनिंग हंटिंग, यानी कि हम कैसे टाइगर पॉपुलेशन को बेसिकली कंजर्व कर सकते हैं, उनमें से ये मेजर्स आपको दिए हैं, आंसर बताना है। बैनिंग हंटिंग गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, ये बिल्कुल सही बात है। प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरिया, यानी कि आप जू जाते हो, अगर मान लो जू ना जाए तो क्या उससे टाइगर की पॉपुलेशन बचने लग जाएगी? क्या उसमें बहुत सिग्निफिकेंट हमें ऐसा दिखेगा कि अब जो टाइगर की पॉपुलेशन वो घट नहीं रही है क्योंकि हमने जू बंद कर दिए, या फिर जो टूरिस्ट एनिमल्स को देखने जाते हैं
वो हमने बंद कर दिया, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको टाइगर की हैबिटेट को बचाना है, उसको जो लोग टूरिस्ट देखने आ रहे हैं जो उनको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो आपका बी नहीं होने वाला है। थर्ड है एस्टेब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये बिल्कुल सही बात है, जो वाइल्ड में आपके टाइगर्स हैं वो खतरे में है, अगर आप उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एक पूरी हैबिटेट में बना के जो कंफर्टेबल एरिया अगर आप उनको दोगे तो वो ऑब्वियसली प्रिजर्व्ड रहेंगे। कंजर्विंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्योंकि अगर आप उन्हें रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की श्रेणी में नहीं डालोगे तो होगा क्या कि जो आपके होते हैं ना, जो पेड़ काटते हैं, काफी कंपनीज होती है जिनको वुड की जरूरत होती है, तो वो पूरे फॉरेस्ट को खत्म कर देता है, जैसे इनकी जो कह सकते हो ना हैबिटेट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फॉरेस्ट को इन कैटेगरीज में डालना पड़ेगा ताकि वहां पे ये हंटिंग बैनिंग ये बंद हो जाए। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, When many countries of Europe came together to form the European Union, कौन से चैप्टर में से है, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में से है, डैश वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। हमने डिस्कस किया था ना कि ब्रसल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है उसे चूज किया गया था एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ब्रसल्स ना एक सिंबल बन चुका है पीस का, कि कैसे गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग को लाके एक पूरे कंट्री में जो पहले एक वॉयलेंट एक पूरा बन रखा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग आपस में लड़ रहे थे, कैसे पावर शेयरिंग को अप्लाई करके वो थिंकिंग लाके वहां पे एक पीस का माहौल बन गया। तो ब्रसल्स एक आप कह सकते हो एक सिंबल बन चुका था उसका, इसलिए यूरोपियन यूनियन का जब हेडक्वार्टर चूज करने की बारी आई तो ब्रसल्स को ही चूज किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द मेजॉरिटिनिज्म एंड पावर शेयरिंग। मेजॉरिटिनिज्म क्या होता है, मेजॉरिटी के ओपिनियन का ही ध्यान देना है, कि उन्हीं के ओपिनियन को सुनना, उन्हीं को मानना, उनके बेनिफिट्स की ही बात करना, माइनॉरिटी के ओपिनियंस उनको नहीं सुनना, बेसिकली ये होता है मेजॉरिटिनिज्म। पावर शेयरिंग वही इसका अपोजिट होता है, पावर शेयरिंग में पावर को डिवाइड किया जाता है, माइनॉरिटी के पास भी उतनी ही पावर आती है जितनी मेजॉरिटी के पास आती है, और वो भी इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं। तो मेजॉरिटिनिज्म emphasizes the dominance of the majority community while power sharing emphasizes the sharing of power among different group। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप आगे के ऑप्शन भी रीड करना। अब अगर यहाँ पे देख लो, मेजॉरिटिनिज्म emphasizes the importance of accommodating minority interest, गलत है, ये भी आपका गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7th क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है कि 18 से अबव के एज के जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि विमेन हो या मेन हो या फिर 18 अबव का कोई टीनेजर हो, वो उसका एक सिंगल वोट है। इक्वालिटी है, सबके वोट की वैल्यू क्या है, 1 है। अलग अलग तो नहीं है कि मेन की वोट की वैल्यू ज्यादा है, विमेन की वोट की वैल्यू कम है, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है, कहाँ नहीं है, डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं है, सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव, इसका रीजन है ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल सही बात है। अभी आप देख रहे हो इलेक्शंस भी चल रहे हैं, ठीक है, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के। तो इलेक्शंस में क्या होता है, बेसिकली जब आप वोट करते हो तो आपकी वोट की वैल्यू इक्वल होती है सभी सिटीजन्स की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है। अगला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन 8 देखते हैं। राहुल हैज अ सैक ऑफ कॉटन बट ही इज नीड ऑफ व्हीट, यानी कि राहुल के पास क्या है, कॉटन का सैक है और उसे चाहिए क्या, गेहूं चाहिए। अनुष के पास गेहूं है लेकिन उसे कॉटन चाहिए। तो यहाँ पे डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स वाला कंसेप्ट आ जाएगा। अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स। तो इसका यहां तक के क्वेश्चन का आंसर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगला क्वेश्चन इसी में है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ सच कोइंसिडेंस ऑफ वांट दे मे नॉट एक्सचेंज देयर गुड्स। मान लो कि राहुल को गेहूं चाहिए और अनुष राहुल के पास कॉटन है। अब अनुष को कॉटन चाहिए लेकिन अनुष के पास गेहूं नहीं है जो राहुल को चाहिए। तो यहाँ पे क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो पाएगा? तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है, हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, और यही प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस में, ठीक है। तो अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अब इसकी जगह हम क्या लाए जिससे ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, मनी है। मनी एक मीडियम की तरह एक्ट करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप पैसा दो और आपको जो भी चीज चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, कॉटन चाहिए, आप ले लो, ठीक है। अगर राहुल के पास पैसा होता तो वो गेहूं ले सकता था दुकान पे जाके, उसे अनुष के पास जाने की जरूरत
नहीं पड़ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का यहां तक का आंसर है। फिर आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है मनी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट हैज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, जैसे कि इंडिया। You want to ensure that the system of power sharing is in your country is effective and that no one branch of government has absolute power. गवर्नमेंट की ब्रांचेस कौन सी है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप चाहते हो कि आपके कंट्री में पावर शेयरिंग फॉलो होती है, लेकिन पावर शेयरिंग ऐसा होना चाहिए कि हर एक जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके पास इक्वल पावर हो। ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव के पास ज़्यादा पावर है जो लॉज बना रही है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, कहीं उसके पास ज़्यादा पावर हो, है ना, या जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर हो। इक्वल पावर होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। यही तो मेन कंसेप्ट है पावर शेयरिंग का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर इज सेपरेटेड अमंग legislative, executive and judicial branches with each branch having its own responsibility and powers। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आप ये इमेज अगर आप देखो ये इमेज उसकी है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। ये मैंने कैसे याद किया था अपनी क्लास 10th में। आप अगर ऊपर देखोगे ना, एक ऊपर एक कॉलम सा बना हुआ है, यहाँ पे लेडीज खड़ी हैं। ठीक है, तो इस इमेज से आपको याद आ जाना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था कि यहाँ पे जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट कर रहे थे जर्मन सिटीजन्स, वहां पे मेन जो पार्टिसिपेशन था वो मेल कैंडिडेट्स का था। फीमेल जो थी कैंडिडेट्स थी उन्हें ऊपर यहाँ पे खड़ा कर दिया गया था लॉबी में। तो आप देख रहे हो कैसे उन्हें अलग से ट्रीट किया जा रहा है। तो आपको यहां से याद आ जाना चाहिए, ऐसे अपनी हिंट्स बना लिया करो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो, ये अगला क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड के लिए। हम 11th क्वेश्चन में चलते हैं। इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो अब यहाँ पे देखो, जब गवर्नमेंट ने ट्रेड ओपन कर दी थी, यानी कि लिबरलाइजेशन आ गया था कंट्री में। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि अलग अलग जो कंट्रीज के मार्केट्स हैं वो अपने गुड्स को अलग अलग कंट्री के मार्केट में सेल कर सके। हुआ क्या, दो कंट्री के मार्केट आपस में कनेक्ट हो गए। ये मार्केट अपने गुड्स को उस कंट्री के मार्केट में बेच रहा है, वो कंट्री का मार्केट अपने गुड्स को इस कंट्री के मार्केट में बेच रहा है। तो इसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब जब ये लिबरलाइजेशन आया, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है इससे रिलेटेड। पहला है द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज। ऑब्वियसली अब देखोगे मार्केट में यूएसए की जो कंपनीज है, लुई विटान है, जो भी कंपनीज है, उनके कपड़े भी आपको यहाँ पे इंडिया में दिख जाएंगे। ये क्यों हुआ? लिबरलाइजेशन की वजह से हुआ। ठीक है, तो चॉइस ऑफ गुड्स बढ़ चुकी हैं। प्रोड्यूसर फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब दो कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर है वो आपस में क्वालिटी पे कम्पीट कर रहे हैं कि मेरी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है वो मेरा सामान को खरीदेंगे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड थस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। मार्केट्स कनेक्ट हो गई, ये भी सही बात है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, यार ये गलत बात है। क्वालिटी ऑफ द गुड हमेशा अच्छी होगी इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। बुरी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी होंगे, अच्छी क्वालिटी के भी प्रोडक्ट्स होंगे और उससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे मार्केट में। ठीक है, बेसिकली कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, चॉइस बढ़ चुकी है। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। चूज द करेक्शन अबव टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, इट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जैसे कि आरटीआई एक्ट जो कि अकाउंटेबिलिटी के ही अंडर आता है। आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जब आप एक आरटीआई एक्ट फाइल करते हो, उसमें होता क्या है, आप एक गवर्नमेंट के स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मान लो कुछ भी आपने लेट से आपने कोई बहुत पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए था, आपने वो मिला लेकिन उसमें काफ़ी गलतियां थी। अब आपको जानना है कि ये गलतियां क्यों आई, जो ये डॉक्यूमेंट बना है उसके जो मतलब पूरे फाइल में कोई गलती तो नहीं हुई है, वो पूरा प्रोसेस आपको जानना है। तो आप एक आरटीआई फाइल करो, वो जो इंस्टीट्यूशन है उसको एंटर करो एंड आरटीआई में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पूरा फिल करो एंड उसे फाइल कर दो। और कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड विच इज 28 डेज, उसके अंडर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि ऐसे ऐसे हमने आपका डॉक्यूमेंट बनाया है, जो भी कुछ भी हो सकता है। सो ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट का एक फीचर है। जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ये अकाउंटेबिलिटी के अंदर ही आती है। ठीक है, 13th है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब सीक्वेंशियल ऑर्डर यानी कि ईयर वाइज, जैसे कि 1914, 1917 ऐसे ईयर वाइज आपको आगे बढ़ते जाए सीक्वेंस को अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, जनरल डायर ओपन फायर एट द लार्ज क्राउड।
जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। फोर्स रिक्रूटमेंट कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इससे तो पहले हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट से चैप्टर में पढ़ा है, तो सेकंड पहले आएगा, फर्स्ट बाद में आएगा। अगला पढ़ते हैं चलो। द डिफीट ऑफ द ओटोमन एम्परर ऑफ टर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। तो फोर्थ और सेकंड तो आपस में रिलेटेड है। पहला क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, देखो सॉरी, जो फोर्थ और जो फर्स्ट है ये आपस में रिलेटेड है। देखो सबसे पहले जनरल डायर ने जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करी अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। तो पहले फर्स्ट हुआ था, फिर फोर्थ हुआ था, लेकिन फर्स्ट से पहले क्या हुआ था, सेकंड हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, और लास्ट में हुआ था आपका थर्ड यानी कि ओटोमन एम्परर वाला। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ जाते हैं। If there is a disruption by transporters and lorries refuse to transport vegetable, milk, etc. from rural areas to urban areas, food will become scarce in urban areas। बिल्कुल सही बात है। रूरल एरियाज में जो भी सामान बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है व्हीट का, गेहूं का, चावल का, दूध का, अगर वो प्रोडक्शन रुक जाएगा, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो फार्मर्स को मना कर देंगे कि हम आपका प्रोडक्शन अर्बन एरियाज तक नहीं लेके जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, एज वेल एज जो टर्शियरी सेक्टर है वो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। अगर ट्रांसपोर्टर्स को सामान ही नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो उनका लिवलीहुड कैसे चलेगा। तो प्राइमरी तो जो है वो तो है ही परेशानी में, सेकेंडरी वाले भी परेशानी में है। अब क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर में जो आपकी बैंक्स आ जाते हैं या लोन एजेंसीज आ जाती हैं वो भी परेशान होंगी, क्योंकि अब उनको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि तीनों सेक्टर्स इससे अफेक्ट होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर विल बी अफेक्टेड ड्यू टू दिस सिचुएशन। तो टर्शियरी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ठीक है, डिपेंडेंसी है जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी। आई होप आपने वो चैप्टर पढ़ लिया होगा अच्छे से। सब चैप्टर्स के वीडियोस बने हुए हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 है, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर्स एस्टेब्लिश्ड देयर आउटपोस्ट इन चाइना। तो बिल्कुल जो वेस्टर्न की प्रिंटिंग टेक्निक्स थी यानी कि वेस्टर्न साइड वाली, एंड मैकेनिकल प्रेस दे वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर एस्टेब्लिश्ड देयर आउटपोस्ट इन चाइना। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 है, बीजिंग बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर कैटरिंग टू वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। बीजिंग यहाँ पे प्रिंट कल्चर का कोई हब नहीं था। चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, and gave his friend clue about a type of soil that suits for growing cotton। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते मुझे इसका आंसर पता चल गया। ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें कॉटन ग्रो होता है, या सिंपल सीधा आंसर है कॉटन यहाँ पे ब्लैक सॉइल में ही सबसे अच्छे से ग्रो होता है। और कौन से एरियाज में ब्लैक सॉइल सबसे मेजरली मिलते हैं हमें, महाराष्ट्र वाले रीजन में, बेसिकली जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है और गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको इनमें से पहचाननी है। पहली प्रॉपर्टी है, इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। इट टर्न्स येलो व्हेन इट्स हाइड्रेटेड, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज रिच इन कंकर एंड भांगर, बिल्कुल गलत, ये भी एलुवियल सॉइल का है। इट इज अ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ये भी गलत है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, क्लू नंबर 1 इज द ओनली राइट क्लू। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। The emergence of dash is directly connected to the rise of political parties. Monetary democracy is direct democracy, representative democracy या constitutional democracy। अब representative democracy क्या होती है, ये डेमोक्रेसी कैसे डेमोक्रेसी है जहां पे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, यानी कि आप अपने लीडर को चुनते हो वोटिंग के थ्रू। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम वोटिंग करते हैं और अपने लीडर को चुनते हैं। जो लीडर को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं बाय द सिटीजंस, वही लीडर यहाँ पे गवर्नमेंट बनाते हैं, उसकी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, पॉलिटिकल पार्टी से। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कब होंगी, जब रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हो सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, The process of integration between different countries is called as प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या फिर कंपटीशन। अब देखो पूछा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज।
अगर डिफरेंट मार्केट्स की बात होती तो लिबरलाइजेशन होता, लेकिन यहाँ पे कंट्रीज जो आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू ट्रेड या फिर आप कल्चर, थ्रू फूड या थ्रू एनीथिंग, जब कंट्रीज कनेक्ट हुए थ्रू रिलीजन ऑल्सो, सो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन व्यू। ध्यान रखना गवर्नमेंट कब बनेगी उसको ध्यान में रखते हुए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कोई कैंडिडेट आया बोला कि मुझे गवर्नमेंट बनानी है, क्या वो गवर्नमेंट बना सकता है? नहीं बना सकता है, गलत स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी गलत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, कुछ क्राइटेरिया होता होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी गलत है। गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड अ मेजॉरिटी। जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी ही नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कैसी भी हो, क्या वो गवर्नमेंट बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो आपको मेजॉरिटी की जरूरत है बाय द सिटीजन्स, बाय वोटिंग, तभी आप गवर्नमेंट बना पाओगे। बीजेपी पावर में क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी में उनको वोट मिला है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 4 इज राइट, ओनली स्टेटमेंट 4 इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, सारी स्टेटमेंट सही लगेंगी। गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हुई थी तो एक भी वर्ड स्किप मत करना। सो 2 है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है इंडिया इज अ कंट्री विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप, बिल्कुल सही बात है। रीजन है इसका, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या इसका कोई रीजन बन रहा है? बिकॉज लगा के देखो ना, रीजन कब होगा? जब आप बिकॉज लगाओ असर्शन के बाद और सेंटेंस बने, सेंस बने सेंटेंस, यहाँ पे नहीं बन रही है। इंडिया इज अ कंट्री विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप बिकॉज द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स। यहाँ पे तो मल्टी पार्टी सिस्टम को एक तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो वो थोड़ी सेंस बनेगी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑब्वियसली कम पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो कम मेसी होगा, लेकिन इसके अलग ड्रॉबैक्स भी हैं। लेकिन यहाँ पे करेक्ट रीजन इसका नहीं है, तो दोनों ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना सेक्शन बी सॉल्व करने वाले। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, तो आपको लिमिट क्या रखनी है? 3 से 4 लाइंस में आपका आंसर होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, कोशिश रखना इस चीज का, ठीक है। क्वेश्चन आपका पहला 21 है, स्टडी द मैप थॉरोली एंड मेंशन द लैंग्वेज दैट आर डोमिनेटली प्रेजेंट इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में मेजर कौन सी लैंग्वेजेस हैं? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका वैलून वाला रीजन है वहाँ पे वो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी ये वाला एरिया फ्रेंच बोलता है, और जो डार्क ब्लू वाला है वो आपका डच बोलता है। तो मेजोरिटी में 2 भाषा ही बोली जाती है, जर्मन भी बोली जाती है, लेकिन बहुत ही कम एरिया में लोग बोलते हैं। सो डच एंड फ्रेंच आर द डोमिनेटली स्पोकन लैंग्वेजेस इन बेल्जियम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसके यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं और में आपको कोई एक पार्ट ही सॉल्व करा है, लेकिन मैं आपको दोनों पार्ट बताऊंगा कैसे इसका आंसर लिखना है। पहला है, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था, स्मॉल पॉक्स जो कि डिजीज थी, यानी कि कोई भी हथियार का यूज ना करते हुए उन्होंने एक बीमारी फैला दी एक कंट्री में, और जिससे लोगों में उस बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी, और उन्होंने ऐसे उस लैंड को कॉन्कर किया, वहां पे कब्जा जमाया, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, द स्पेनिश कॉन्कर मोस्ट पावरफुल वेपन वॉज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन, यानी कि उन्हें लड़ाई या वॉर करना ही नहीं पड़ा, और उन्होंने ऐसे उस लैंड को जीत लिया बाय द एक ऐसा कह सकते हो डिजीज स्प्रेड करके। दे यूज द जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की जर्म्स उन्होंने यूज किए, विच स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट बिफोर एनी यूरोपियन कुड रीच देयर। अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी, क्योंकि पहली बार स्मॉल पॉक्स के जर्म्स उनके बॉडी में एंटर हो रहे थे और उनकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम हो गई। दिस डिजीज इरेज द होल कम्युनिटी लीडिंग टू कॉन्क्वेस्ट। अब आपने सारे लोगों को ही मार दिया तो कॉन्क्वेस्ट करना तो बहुत आसान हो गया ना, तो यही यहाँ पे हो रहा था। दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन द मिड 16th सेंचुरी मेड इट इजी फॉर स्पेनिश टू ओवर पावर द अमेरिकन्स, ठीक है। तो ऐसे जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स का यूज करके यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया और अमेरिकन्स को हराया, ठीक है। तो और में क्वेश्चन क्या है, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड्स दे ट्रेवल, सब्सटेंटिएट दिस स्टेटमेंट विद इलस्ट्रेशन। सो देखो, इट इज बिलीव दैट नूडल्स, अब यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, एग्जांपल्स देने हैं कि जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने आप कह सकते हो अपनी रिलीजन्स को, अपनी टीचिंग्स हो या फिर अपने फूड को, अपने कल्चर को
उधर जाके स्प्रेड करते हैं उसको, उसका प्रीचिंग करते हैं। तो यही आपको बताना है। जैसे यहाँ पे नूडल्स का आप एग्जांपल दे सकते हो, जो यहाँ पे पास्ता का हुआ था जब अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली। तो यहाँ पे अरब जो थे वो पास्ता इटली लेके गए थे, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सिमिलर फूड इन इंडिया एंड जापान सो दैट द ट्रूथ अबाउट द ओरिजिन में नेवर बी नोन। इंडिया और जापान में सिमिलर फूड देखने को मिल रहे थे, कैसे हुआ? क्योंकि जो ट्रेवलर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। कॉमन फूड जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, स्वीट पोटैटोज, ये कैसे है अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट। तो ऐसे ही अमेरिका में स्प्रेड हुए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इतने बड़े बड़े पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो बस इनको आप कम कर लो यहाँ तक बस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखना है, बिल्कुल ये ज्यादा लिखा हुआ है। 23rd क्वेश्चन है, मिस्टर पलानी फ्रॉम तमिलनाडु विशेस टू कल्टिवेट इधर टी और व्हीट। अब तमिलनाडु से है तो तमिलनाडु में कौन सी सॉइल होती है ज्यादातर? आपको पता है यहाँ पे या तो ब्लैक सॉइल होगी, यानी कि जो टी और आपकी कॉफी के लिए ज्यादा सुटेबल रहने वाली है। विच ऑफ वन ऑफ द क्रॉप आउट ऑफ द 2, यानी कि उसे टी ग्रो करना चाहिए या वीट ग्रो करना चाहिए। देखो इसका आंसर क्या होगा? द टी प्लांट ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड लैटरलाइट सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। टी बुशेस रिक्वायर अ वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, यानी कि ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, जबकि वीट को एक फ्रॉस्ट क्लाइमेट की जरूरत होती है जो कि तमिलनाडु वाले रीजन में नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे टी ग्रो किया जा सकता है। फ्रीक्वेंट शावर्स भी यहाँ पे मिलते हैं जिससे जो टी लीव्स हैं उनकी एक हेल्दी ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 रीजन टू स्टेट दैट द इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। 2 रीजन बताने हैं, 3 यहाँ पे रीजन दिए। डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। आपको कोई 2 लिखना है, मैं तीनों बता दो। डिवीजन यानी कि जो पावर है वो सेंट्रल जो पावर है, जैसे वो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिवाइडेड है, वैसे यहाँ पे डिवीजन कैसे है? वर्टिकल डिवीजन भी है पावर का। कैसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपकी जो कह सकते हो लोकल गवर्नमेंट है, तो वहां पे भी पावर का डिवीजन देखने को मिलता है। तो इंडिया ऐसे एक फेडरल कंट्री है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में, यानी कि जो जुडिशरी है वो डिसीजन लेने के लिए फ्री है, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड द यूनियन, यानी कि वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो चुन के यहाँ पे राज्यसभा में आते हैं, हर एक स्टेट, हर एक आप कह सकते हो जो सीट है वहां से। ठीक है, these factors contribute to India being a federal country where power is divided between central and state government। तो हमने सेक्शन बी भी कर लिया, छोटा सा था। सेक्शन सी पे आ जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट प्रिंट कल्चर हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ वुमेन इन इंडिया। सो द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द अवेकनिंग ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ वुमेन। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर में कि कैसे वुमेन की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया। कैसे उन्होंने अपने व्यूज, अपने आइडियाज को शेयर करना सीखा। ठीक है, सो दे वर प्रीवियसली इनएक्सेसिबल टू देम, लेकिन धीरे धीरे मैगजीन्स और बुक्स उनको भी अवेलेबल होने लग गई। ठीक है, और उन्हें जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, विमेन राइट्स के बारे में पता लगने लग गया जो उन्हें पहले नहीं पता था। ठीक है, लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगेन एजुकेटिंग देयर वुमेन फॉल्क एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल्स। जो लिबरल थे, यानी कि जिन्हें पता है कि एजुकेशन मैन और वुमेन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है, उन्होंने वुमेन्स को या फिर आप कह सकते हो गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजना भी चालू कर दिया। In East Bengal, Rashundra Devi, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen। यानी कि कुछ ऐसे भी हाउस होल्ड थे जहाँ पे अलाउड नहीं था, यानी कि विमेन पढ़ लिख नहीं सकती है, तो यहाँ पे रशुंधरा देवी ने छुप के अपने किचन में पढ़ना लिखना सीखा और अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम क्या था? अमर जीवन। 1876 में इसे पब्लिश किया गया था। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में। एक और पॉइंट है, ये पॉइंट पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो कितना क्या बोला है, को 3 पॉइंट्स लिखने आई गेस। यस, एनी 3 रेलेवेंट पॉइंट्स। तो आप ऊपर के 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, या फिर ये पॉइंट्स भी है, इन्हें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके भी इसका ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट में क्वेश्चन क्या है, दोनों और में यानी आपको एक ही सॉल्व करना है। तो a worker in an urban area who was working in a small factory was not paid his wages properly. He was forced to work extra hours under poor working condition and there was no job security। ठीक है,
एनालाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो द स्मॉल फैक्ट्री मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन सच एज द फैक्ट्री एक्ट या फिर मिनिमम वेज एक्ट। उससे क्या होगा, सभी लेबरर्स को एक स्पेसिफिक वेज मिलेगी, उससे कम वेज उन्हें नहीं मिलेगी। Shops and Establishment Act, etc. The government can provide loans to help the unemployed educated youth to start their own business. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा अगर वो गवर्नमेंट के सभी लॉज को फॉलो करे और अगर गवर्नमेंट उन्हें फंड्स भी प्रोवाइड करे। So the worker are supposed to get medical benefits and under the laws the factory manager has to ensure facility like drinking water and a safe working। तो ये भी होता है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी करेगी सेफ ड्रिंकिंग वाटर या फिर अच्छे से मेडिकल फैसिलिटीज फैक्ट्री वर्कर्स को मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Mr. Pawan, a village head, wanted to create more job opportunities to increase the income of the people of his village under Manrega Act. Suggest any 3 activities that Mr. Pawan could initiate in his village. So under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act यानी कि मनरेगा, the village head Mr. Pawan can take several initiatives। तो क्या क्या इनिशिएटिव हैं, सबसे पहले क्लीनिंग द लेक एंड पॉन्ड। सो क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग दी वाटर बॉडीज, ये काम हो सकता है, या फिर विलेज रोड का कंस्ट्रक्शन, जो बुरी हालत में रोड्स पड़े हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन करना, ये हो सकता है। ठीक है, दिस कैन हेल्प टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द विलेज, जिससे और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी, ये तो गांव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलेगा भी कि मिल्क सोसाइटी आप बना सकते हो कोऑपरेटिव, यानी कि अलग अलग लोग मिलके एक मिल्क सोसाइटी बनाओ जिससे लोग मिल्क परचेज कर सके एक लो प्राइस में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। वैसे कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द हाउसेस, कम्युनिटी सेंटर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे आपको एम्प्लॉयमेंट मतलब आइडियाज देने बेसिकली कैसे रूरल लोग एम्प्लॉयमेंट अपना ले सकते हैं। ठीक है, सो आपको 3 पॉइंट्स लिखने थे, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी 3 रेलेवेंट पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि एग्रीकल्चर कैसी इंडस्ट्री वाले सेक्टर को सपोर्ट करता है। हम जानते हैं कि काफ़ी ऐसी इंडस्ट्री हैं जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, सो रॉ मटेरियल, क्योंकि देखो ना, मान लो कोई शुगर की इंडस्ट्री है, अब उसे शुगर के लिए क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए। शुगर केन कहाँ से आएगा, फार्मर्स ही तो प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे डिपेंडेंसी है, रॉ मटेरियल के लिए जरूरत है। ठीक है, thus a healthy agriculture sector can ensure a steady supply of raw material. Market expansion, agriculture provides a vast market for industrial products, for example the use of agriculture machinery such as tractor, tillers। तो ऐसी भी काफ़ी एग्रीकल्चर मशीनरी है जिसका मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे भी डिपेंडेंसी है। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ द फार्मर बिकेम अ सिग्निफिकेंट कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, प्रोड्यूसर तो है ही है फार्मर, साथ साथ एक कंज्यूमर भी है क्योंकि उसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स खरीदने भी तो पड़ते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। अब आप देखोगे तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा जॉब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बनती है। ठीक है, सच एज फूड प्रोसेसिंग हो गया, या फिर इनकम लेवल्स विच इन टर्न कैन क्रिएट अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये हो गया। सो एंड कैन हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे ज्यादा देखो बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे, अगर आप नोटिस करोगे इतने बड़े पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। 3 से 4 लाइन में 1 पॉइंट होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स लिख दो, 3 मार्क्स में 4 पॉइंट्स लिख दो, बहुत है। ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखना यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 28th क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 लिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर। स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, इन विच लिस्ट द सब्जेक्ट एजुकेशन इज इंक्लूडेड। तो ये क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। देखो, सबसे पहला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 लिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर। सो द इंडियन कौन सी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, द सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट आर दोस दैट आर अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सम ऑफ द सब्जेक्ट दैट इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट आर, जैसे यहाँ पे यूनियन लिस्ट का पूछा है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, ये आपकी स्टेट यानी सेंट्रल लेवल पे आ जाते हैं बेसिकली। रेलवे एंड एयर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सेंसस एंड द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, या फिर कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये सब आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं सारे सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है, सो इट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट विच मीन्स दैट बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो आपके जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं वो दोनों यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट उस पर लुक आफ्टर करती है। ठीक है, सो ये हो गया। अब 29th क्वेश्चन देखते हैं।
सो क्वेश्चन है कंपेयर टेबल ए एंड बी आर आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको दो टेबल्स दी हुई हैं, ये हमने अपनी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि यहाँ पे एक तो आता है जीडीपी में शेयर जो आपके तीनों सेक्टरों का, और एक है एम्प्लॉयमेंट में शेयर। हम जानते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका एम्प्लॉयमेंट में शेयर सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर टू सेक्टर्स। वहीं अगर बात करें जीडीपी में शेयर की तो वो सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर का है और वो कंटिन्यूसली राइज भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बात है, यही डेटा यहाँ पे आपको गिवन भी है। सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ थ्री सेक्टर इन जीडीपी, अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर हम देखें 1973 के आसपास का टाइम में टर्शियरी सेक्टर ने अभी 2023 में जो जीडीपी में शेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उतना ही एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज नहीं देखने को मिला। यानी कि एम्प्लॉयमेंट इतना ही है लेकिन जीडीपी में शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? वहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में इतना इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। तो देखो इसका रीज़न क्या है, इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो यही रीज़न होगा ऑब्वियसली कि बेसिकली वर्कर्स इतने एम्प्लॉय नहीं हो रहे उन सेक्टर्स में, लेकिन जो वर्कर्स एम्प्लॉयड है उनसे ज़्यादा काम, आप एक तरह से समझ सकते हो, उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है जिससे जीडीपी में शेयर बढ़ रहा है। सिंपल सीधा लॉजिक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है लेकिन जीडीपी में शेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब आप नए रिक्रूट्स को नहीं ले रहे हो। ठीक है, सो द प्राइमरी रीजन फॉर द लिमिटेड शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इज द फेलियर टू जनरेट एन एडिक्वेट नंबर ऑफ जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो इसलिए तो ऐसा हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर वाले जो वर्कर्स हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स बन ही नहीं रही हैं। ठीक है, so the growth of industrial output and service sector production has been significant but the corresponding increase in employment नहीं है ऐसा। तो वही है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोनों ही सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतनी तेजी रेट से नहीं बढ़ रही है। अब एक और है अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप डेटा देखो, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है, एक टाइप से आप कह सकते हो सैड रियलिटी क्या है, डार्क रियलिटी क्या है कि वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिकली इसका दूसरा नाम है, जैसे आप कह सकते हो कि आप मान लो किसी एक खेत में 10 लोग के काम करने की ज़रूरत है, उस 10 लोगों की जगह 20 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, एक खेत में 20 लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे जरूरत सिर्फ 10 की है, तो वो जो बाकी जो बचे हुए 10 वर्कर हैं वो क्या है, वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। अगर उन्हें खेत से हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप कह सकते हो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इसका दूसरा नाम है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला है शेयर ऑफ सेक्टर एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट में, देखो ये रहा एम्प्लॉयमेंट, अगर आप देखो 1977 से ये टर्शरी सेक्टर में 18 से 31, सेकेंडरी में 11 से 25, वही प्राइमरी में कम हो गया है। आप देख लो एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी में कम हो गया है, वहीं जीडीपी में शेयर देखें तो प्राइमरी में वो भी कम हुआ है और सेकेंडरी में बढ़ा है, टर्शरी में भी बढ़ा है। टर्शरी में सबसे ज़्यादा जीडीपी में शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, लेकिन वही है कि एम्प्लॉयमेंट में इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे, देखो एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं है। वही टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर में वर्कर्स तो कम है, एम्प्लॉयमेंट तो कम है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, जीडीपी में शेयर ज़्यादा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर डी पे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज ऑन लोकल एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ ऑफ सराउंडिंग कम्युनिटीज। तो वही बताना है, पहला जैसे डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम जो निकलती है उससे बहुत सारी डिजीज हो सकती है, चेस्ट में हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकती है। रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ गिर जाती है, वर्कर्स दब जाते मर जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडेंटेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस आर अ कांस्टेंट थ्रेट टू माइंस। द फैक्ट दैट माइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब्स, या यही पॉइंट्स आपको मेंशन करना है। डिस्ट्रप्शन टू द लोकल फ्लोरा एंड फौना, ऑब्वियसली जब एक माइनिंग साइट बनते हैं तो वहाँ पे जितना भी फॉरेस्ट एरिया होता है उसे तबाह कर दिया जाता है, जिससे फ्लोरा एंड फौना की लाइफ पे रिस्क आता है। इट कुड रिक्वायर द रिमूवल ऑफ मैसिव अमाउंट्स ऑफ टॉप सॉइल लीडिंग टू इरोजन। बिल्कुल सही बात है, जो मिनरल्स है वो कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, तो खोदा पाड़ी करोगे तो उससे होगा क्या, सॉइल इरोजन ही होगा। ठीक है, अगला इसका और में क्वेश्चन है, या तो आप ये कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास चॉइस में है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, सब्सटेंटिएट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, जो बेसिकली कभी खत्म नहीं होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल, ये रिन्यू हो सकते हैं, जैसे टाइडल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया।
ठीक है, ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, इसलिए इन्हें क्लीन सोर्स कहा जाता है, इनसे कोई स्मोक धुआं ये सब नहीं निकलता है। ऑप्टिमल यूज ऑफ एनर्जी मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज प्रोड्यूस मिनिमम सेकेंडरी वेस्ट कंपेयर टू द कन्वेंशनल सोर्स, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, so the growing consumption of energy resulted in the country becoming increasingly depend on fossil fuel। भाई ये पेट्रोलियम पे हम डिपेंड हो चुके हैं, तो ये क्या, ये सारे आपके नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है एंड ये खत्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो रहे हैं एट अ वेरी हाई रेट। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ठीक है, इसमें भी हार्मफुल गैस निकलती है लेकिन कम अमाउंट में निकलती है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो यही है, अगर हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो इससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसे जो फिनोमिना है वो हमें कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन। अच्छा, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया बहुत टाइम बाद। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम। तो वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है। ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, नेपोलियन ने क्या क्या किया। बेसिकली आप उसका जो सिविल कोड है ना 1804 का, वो एक्सप्लेन कर दो, और कुछ भी नहीं है। जैसे पहला तो सिविल कोड ऑफ 1804 है, मतलब उसने क्या क्या बेसिकली रिफॉर्म्स लाए फ्रांस में आने के बाद। यूजुअली नोन एज अ नेपोलियनिक कोड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये अच्छा काम किया। नेपोलियनिक कोड वॉज फॉलोड बाई रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। न्यू बिजनेसमैन, आर्टिशन, पीसेंट्स दे एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम मिली क्योंकि उन्हें राइट टू इक्वालिटी मिल गई। इन टेरिटरीज फ्रेंच कंट्रोल सच एज इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड डच रिपब्लिक, पीसेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम मैनोरियल ड्यूज, यानी कि उनके ऊपर ना बहुत सारा लोन रहता था, जो बड़े बड़े होते थे ना, जो ओनर होते थे लैंड के, तो वो सारे लोन्स हटा दिए गए, तो पीसेंट्स फ्री हो गए, सब खुश है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन बेसिकली जब ट्रेड होता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में आप जाते हो तो बीच में जो बॉर्डर होता है ना, वहां पे ऐसे ठेकेदार बैठ जाते हैं और आपसे टैक्स लेते हैं बेमतलब का, तो वो सब हटा दिया गया, बहुत अच्छी बात है। देयर वर इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक सिंगल करेंसी यहाँ पे बना दी गई, मेजरमेंट्स के यूनिट्स ला दी गई, जिससे और भी ज़्यादा जो ट्रेड था वो इजी हो गया। तो यही आपको बढ़ाई करनी है नेपोलियन की। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव एट द कांग्रेस ऑफ वियना इन द 1815। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, जब नेपोलियन को हटाने की बारी आ गई थी, जब बहुत सारे रूलर्स आपस में मिले थे वियना में और ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई कि भाई नेपोलियन को हटाना है और अब फ्रेंच रिपब्लिक बनाना है और बर्बन डायनेस्टी को लाना है। बेसिकली मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 4 यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, का शॉर्ट में याद कैसे कर सकते हो, BRAP, ब्रैप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि किसने ट्रीटी जो वियना थी उसका लीडर कौन था, बेसिकली ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर था। 1815 में साइन हुई थी। इसमें क्या क्या हुआ था, इट्स सब्जेक्ट वाज टू अंडू द चेंजेस दैट हैड कम इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, एंड वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी को वापस बिठा देना, जितने भी उसने एरियाज कैप्चर किए थे नेपोलियन ने, उन सबको एक तरह से फ्री कर देना और एक बेसिकली फ्रांस को एक वापस वही रिपब्लिक बना देना। ठीक है, और फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, वही जो उसे जीती थी टेरिटरीज वो उसे लॉस करनी पड़ी। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent it from expansion in the future। और आगे नेपोलियन जैसा काम और कोई रूलर ना कर पाए, इसलिए बहुत छोटे जो स्टेट्स थे वो फ्रांस की बॉर्डर पर बना दिए गए। जेनोआ was added to Piedmont in the south, Prussia was given territories on its western frontier, Austria was given control of the northern Italy। तो वही है, जो नेपोलियन ने यहाँ पे इटली का रीजन जीता था या फिर जो दूसरे कंट्रीज के एरिया से जीते थे उन्हें वापस उनको फ्री कर दिया गया और के डेसिग्नेटेड रूलर्स को वापस उन्हें दे दिया गया। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में क्या हुआ था, बर्बन डायनेस्टी के रूलर को वापस वहां पे बिठा दिया गद्दी पे। ठीक है, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वाज सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड इन द ईस्ट, रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल प्रशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। तो यह आपको याद रखना है। The conservative regime set up in 1850 were autocratic, they did not tolerate criticism and dissent। तो वही है, यहाँ पे वापस ऑटोक्रेटिक रूल आ चुका था नेपोलियन के बाद, और जिन्हें अपने अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था। यही तो होता है ऑटोक्रेटिक, उनको और क्या चाहिए कि उनके अगेंस्ट कोई बस रिवोल्ट ना करे, सब सही है। एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। ये आपका अगला क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक, देखो क्वेश्चन क्या है, वापस पढ़ो। रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, की मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या रोल होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया। तो देखो द मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउज फॉर अ कॉम्पिटिटिव एंड डायनेमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। बहुत यार यही तो बात है,
मल्टी पार्टी सिस्टम में होता क्या है, आपके पास चॉइस है, मैं बीजेपी को वोट कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि यार बीजेपी सही से काम नहीं कर रही है, वो एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे या जो भी है, तो मैं कांग्रेस को वोट करूंगा और कोई रीजनल पार्टी है मैं उसे वोट करूंगा। तो मेरे पास चॉइस है, जो एक वोटर है उसके पास चॉइस होती है मल्टी पार्टी सिस्टम में। वहीं अगर डिक्टेटरशिप की बात करें, पहली बात तो वहाँ पे वोटिंग होती नहीं है, या नाम के अगर वोटिंग होती भी है डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज में तो एक ही लीडर बनता है, कोई चॉइस आपके पास नहीं होती। अगर कोई दूसरी पार्टी होती भी है तो वो ऐसा सेटअप बना देते हैं कि दूसरी पार्टी को वोट्स ना मिले। तो यही होता है। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पार्टी ऑल्सो प्रोवाइड अ चेक एंड बैलेंस अगेंस्ट एनी वन पार्टी बिकमिंग टू पावरफुल। बिल्कुल, एंड दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वही मैंने आपको बताया कि पीपल क्या कर सकते हैं, दे कैन मेक अ चॉइस बिटवीन सेवरल parties. Through this system, different diverse parties could represent the section of society. वही आपने देखा होगा काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक सेपरेट सेक्शन ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दलित्स के लिए कोई एक पार्टी है, या फिर आप कह सकते हो मुस्लिम्स की एक अलग पार्टी है। तो वही है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स हैं। और में क्वेश्चन है, evaluate the significant distinction between national and regional parties and assess the requirement for a regional party to become a national party। तो पहले डिफरेंस बताना है, और एक रीजनल पार्टी एक नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है उसका जो क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है चैप्टर में वो भी बता देना है। तो देखो डिफरेंस क्या है, नेशनल पार्टीज आर पावरफुल इन द नेशन एंड डील विद नेशनल इश्यूज। सिंपल बात है, रीजनल पार्टीज की पावर लिमिटेड होती है, वो एक स्टेट या रीजन के मैटर्स को ही सॉल्व करते हैं। नेशनल पार्टीज एक्शन ऑफर प्रेफरेंस टू नेशनल इश्यूज ओवर रीजनल प्रॉब्लम्स। रीजनल पार्टीज ऑपरेशन आर कन्फाइंड टू द स्टेट। अब क्या रिक्वायरमेंट है नेशनल पार्टी, अब पार्टी मस्ट गेन एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, in at least 6% of the total votes in Lok Sabha और Assembly election in 4 states to be a national party and win at least 4 seats in Lok Sabha। तो ये क्या है, this is the criteria to become a national party and a party has to receive at least 6% of the total votes in the legislative election to become a regional party and win at least 2 seats। और regional party के लिए ये criteria दोनों को याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। अब 33rd क्वेश्चन है, फार्मर हैज बोरोड मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ही कुड नॉट पे द इंटरेस्ट ही वाज फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड टू सेटल द अमाउंट फॉर द इंटरेस्ट बोरोड टू द मनी लेंडर। स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ही मे फेस इन दिस सिचुएशन। हो क्या रहा है, एक फार्मर ने एक लैंडलॉर्ड जो आपका कह सकते हैं मनी लेंडर होता है उससे पैसे लिए, अब उसका लोन चुकाना है, उसके लिए दूसरे मनी लेंडर से पैसे लिए, उसके लिए वो चुकाने के लिए किसी और से पैसे लिए। तो ये हो क्या रहा है, इस कंडीशन को, इस लूप को हम क्या कहते हैं, चैप्टर में पढ़ा था मनी एंड क्रेडिट में, इससे हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। द फार्मर हैज फॉलन इनटू अ सिचुएशन कॉल्ड डेब्ट ट्रैप एंड इन दिस सिचुएशन वेयर ही विल नॉट बी एबल टू रीपे द डेब्ट इनकर्ड बिकॉज ऑफ, वो कभी अपना लोन पूरा चुका ही नहीं पाएगा, वो इस विशियस साइकिल में अब फंस चुका है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, ये इनफॉर्मल सेक्टर का आपको बताना है। द सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑप्टेड बाय द फार्मर वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, नो सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते नहीं है लेकिन उन पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं, ये डिसएडवांटेज है। द लेंडर्स वर ऑफन पनिश्ड एंड विल बी इल ट्रीटेड अगर आप लोन उन्हें रीपे ना करो टाइमली। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रेडिट इज टू मेक प्रॉफिट। क्या क्या कॉन्सिक्वेंस वो फेस करेगा, द फार्मर मे फेस ऑनगोइंग हरासमेंट एंड फिजिकल हार्म फ्रॉम द मैन सेंड बाय द मनी लेंडर। जो मनी लेंडर जब उनको पैसा नहीं मिलता है टाइम पे तो वो आदमी भेज देता है उस बंदे के घर पे और फिर उनको फिजिकल हार्म भी हो सकता है, एम्बेरसमेंट उन्हें सहनी पड़ती है। ही विल नॉट बी एबल टू मेक रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट और रीपे द फुल अमाउंट बोरोड, वो कभी अपनी पूरी अमाउंट को रीपे नहीं कर पाएगा। बोरोइंग फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड टू रीपे द ओरिजिनल लोन मे क्रिएट अ साइकिल ऑफ डेब्ट फॉर द फार्मर पर्टिकुलरली इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेकंड लोन आर आल्सो हाई। तो यही तो हो रहा है, वो डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में फंस चुका है। तो यही आपको बना के पॉइंट्स लिखने हैं। एंड अगला और में क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड, एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर्स वुमेन, सब्सटेंटिएट विद सुटेबल आंसर। इसमें बस आपको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। इसकी हाई फाई इंग्लिश हो देगी, कंफ्यूज मत हुआ करो। तो देखो एसएचएस जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेसिकली आपको लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को या फिर विमेंस को, और इसमें ज़्यादातर विमेंस ही होती है। होता क्या है, जो भी आपकी सेविंग्स होती है आप उन सेविंग्स को पूल करते हो और जो भी किसी को भी रिक्वायर्ड को अगर लोन चाहिए होता है तो एक बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे विदाउट कोलैटरल विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप उसे लोन देते हो,
ठीक है। सो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये आपको बताने रूरल वुमेन ये बनाती है, ज़्यादातर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। दे हेल्प्स टू इंप्रूव अदर डेवलपमेंट फैक्टर्स सच एज लिटरेसी लेवल, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर, इकोनॉमिक इंपावरमेंट होती है। एसएचजीज क्या करती है, प्रोवाइड वुमेन विद अ प्लेटफॉर्म टू सेव एंड एसेस क्रेडिट एट अफोर्डेबल रेट्स। जिनको जरूरत होती है, किसी को अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो इन एसएचजी से लोन ले सकते हैं एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्किल डेवलपमेंट होता है एंड दे प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सोशल इंपावरमेंट ऑब्वियसली इससे होते कि जहाँ पे एक साइड जो वेमेन है वो सिर्फ घर के हाउस होल्ड वर्क्स में इन्वॉल्व है, वहीं यहाँ पे कुछ वेमेन अपनी सेविंग्स पूल करके क्रेडिट सिस्टम में अपना भागीदारी दिखा रही है। ठीक है, तो अब सेक्शन ई पे आ जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आई गेस सत्याग्रह के ऊपर है, आप इसे रीड भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी से दैट पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक। पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि बिना किसी वायलेंस के किए हुए जब आप किसी चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हो तो वो सिर्फ वीक्स का नहीं होता, यानी कि सिर्फ उसे वीक लोग नहीं कहते करते। हम कहते हैं ना कि यार अगर आप किसी का अगेंस्ट वायलेंस यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब डरपोक हो। तो ये कहने की बात है यहाँ पे गांधी जी क्या कह रहे हैं कि ये वीक का हथियार नहीं होता पैसिव रेजिस्टेंस। इट इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक बिकॉज इट कॉज फॉर इंटेंस एक्टिविटी विद अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। किसी के अगेंस्ट कोई आप पे अत्याचार कर रहा है, लेकिन आप उस पे उसी चीज से रिएक्ट ना करके, यानी कि वायलेंस का यूज ना करते हुए, तो उसके लिए इनर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसके अगेंस्ट रेसिस्ट भी कर रहे हो लेकिन वायलेंस का यूज नहीं भी कर रहे हो। सो दैट रिक्वायर्स इनर स्ट्रेंथ, ये गांधी जी का कहना था। सत्याग्रह, अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स सब्सटेंटिएट दिस स्टेटमेंट इन 20 वर्ड्स। सो ट्रुथ इज द वेरी, सत्याग्रह सत्य यानी कि ट्रुथ, एंड ट्रुथ को जब आप फॉलो करके किसी चीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर रहे हो, दैट इज इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज एंड थस दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। What according to Mahatma Gandhi is the best weapon to use to collapse the British rule in India? Mahatma Gandhi in his book Hind Swaraj declared that through non-cooperation satyagrah only British rule could be collapsed in India as they could build their empire only with the cooperation of Indians। यानी कि गांधी जी का कहना था कि जो ब्रिटिश एम्पायर हमारी कंट्री में बना है ये हमारे ही जो कह सकते हैं हम ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं। अगर हम इन ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट ना करें, यानी कि नॉन कॉपरेशन में अगर हम भागीदारी अपनी दिखाएं, तो हमें ब्रिटिशर्स को अपने कंट्री से भगा सकते हैं। ये गांधी जी का कह रहा था उनकी अपनी खुद की बुक में हिंद स्वराज। ठीक है, अगला यहाँ पे 35th क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। आई गेस किसके बारे में, ग्राउंड वाटर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका आई गेस वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में से है। क्वेश्चन है, मेंशन इट 2 रीजन फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आपको ऊपर जो आपका केस है ना उसमें भी आंसर गिवन है। 2 रीजन फॉर फेसिंग वाटर क्राइसिस इज द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर लिमिटेड है, ठीक है, रिन्यूएबल नहीं है। ऑब्वियसली वो रिन्यू होता है लेकिन बहुत ही स्लो पेस पे होता है, तो अगर आपने उसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया तो वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। पोल्यूशन ऑफ द सरफेस वाटर बॉडीज जैसे कि लेक, पॉन्ड एटसेट्रा। Despite being the second highest rainfall receiving state of the country, Maharashtra still faces water crisis। ऐसा क्यों भाई, इतनी बारिश होती है लेकिन फिर भी वाटर क्राइसिस है महाराष्ट्र में। So despite receiving the second highest, इसका रीजन है like flood irrigation leading to water shortage in Maharashtra। This is because of flood irrigation involves excessive water use and the water get lost due to runoff leading to less water available for other use। तो बारिश होती है, जो पानी वो बह जाता है, सॉइल इरोशन कर जाता है, जिस वजह से वाटर बेसिकली क्या हो रहा है, उसे एक जगह पे स्टोर नहीं किया जा रहा है। जैसे अगर हम राजस्थान में देखें तो वहां पे बारिश कितनी कम होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, जितनी भी बारिश होती है उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू से स्टोर कर लेते हैं। वही महाराष्ट्र में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिस वजह से पानी वहां पे शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। Propose any one solution to mitigate the water crisis faced by Maharashtra। To mitigate the water crisis in Maharashtra, one solution could be used to promote the adoption of more efficient irrigation practices, जिसमें ज़्यादा water use ना हो, water logging ना हो, such as drip irrigation जिसमें कम पानी यूज होता है, sprinkler system that use less water। The state can also use rain water harvesting system जैसे कि राजस्थान में देखने को मिलता है, to improve the ground water level along the western side of Western Ghats which receive the maximum rainfall। ये हो गया। ये अगला केस है एंड ये किसके बारे में, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज टू। अच्छा, ये आपका जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है उससे रिलेटेड है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, explain the significance of per capita income। The per capita income enables comparison between countries and provides insight into the relative economic performance and living standards across different countries। Per capita income also serves as an important indicator of the standard of living in a country। Per capita income यानी कि per capita यानी कि per head एक एवरेज इनकम कितनी है एक कंट्री में एक पर्सन की। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आइडिया देता है कि कंट्री की इकोनॉमिक हालत कैसी है। ठीक है,
ये एक फैक्टर है बेसिकली कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जांचने का, लेकिन ये सिर्फ एक इकलौता फैक्टर नहीं है, और दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि जो उनका अटेंडेंस है, अटेंडेंस होता है ना कि भाई 14 ईयर से जो बिलो की एज के चिल्ड्रंस हैं या फिर उससे अबव की जो एज के चिल्ड्रंस है वो कितने स्कूल में अटेंडेड है, तो उससे वो भी डिपेंड करता है। सो ही हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम एंड व्हिच एंटिटी इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग दिस क्लासिफिकेशन। सो देयर आर बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन, दे आर क्लासिफाइड इनटू हाई इनकम और रिच कंट्री एंड लो इनकम कंट्री बेस्ड ऑन देयर पर कैपिटा इनकम। इफ इट्स US $49,000 300 per annum, they will be classified as a rich country जैसे कि USA, and if the per capita income is below this then they will be considered as a पुअर कंट्री। अब इंडिया कहाँ आता है? इंडिया बेसिकली बीच में आता है, आप कह सकते हो जो भी डेवलपिंग नेशन है उसमें इंडिया आता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक डिटरमाइंस दिस क्लासिफिकेशन। तो अब अपने लास्ट सेक्शन पे आ चुके हैं मैप बेस्ड। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। 2 प्लेसेस A एंड B हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। दोनों प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है, ये रहा आपका A और ये रहा आपका B। पहला क्वेश्चन A के लिए क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता हो गया, फिर कैलकाटा आप लिख सकते हो। यहाँ पे ए में आपको लिख देना है CA। देखो मैं लिख ही देता हूँ, कैलकाटा इसका आंसर है। देखो CA दूसरे कलर से लिखते हैं, ब्लू से लिखता हूँ, चलो CACCUTTA। सो कैलकाटा हो गया पहले का आंसर। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो कौन से प्लेस में यहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था? इट इज डांडी। आपको याद होगा डांडी में जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था। तो ये आपका दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया मैप के। आगे देखते हैं और क्वेश्चन भी दिए हैं या नहीं। आ जाओ, ये हो गया। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट दैन लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको किसी 3 को आपको यहाँ पे लेबल करना है, ठीक है। सो तमिलनाडु में कोल माइन कौन सी आप जानते हो? इट इज नेवली, ठीक है। स्पेलिंग देख लो NEYVALI, नेवली, ये आपकी कोल माइन है तमिलनाडु में। अगला है अ डैम बिल्ट ऑन रिवर चेनाब इन इंडिया। रिवर चेनाब का है, जम्मू कश्मीर के एरिया में है। एंड यहाँ पे कौन सा डैम बना है? सलाल डैम बना है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगला है अ लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सी पोर्ट लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा सी पोर्ट है? विशाखापट्टनम यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो कि मेजर सी पोर्ट है, ठीक है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, बिल्कुल बॉर्डर पे है। ऑब्वियसली सी पोर्ट कहाँ पे होगा? बॉर्डर पे होगा, सी के एरिया में। अगला है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। कहाँ पे है नोएडा? कहाँ पे? दिल्ली के साइड में। ये दिल्ली है, इसके थोड़े से साइड में जाके आपको डॉट बना देना है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इनमें से आपको किन्हीं आई गेस 3 का आंसर करना था, मैंने आपको चारों का आंसर बता दिया। तो ऐसे आपको करना है मैप वाले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने अपना पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी या एक्सप्लेनेशन में कमी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले कौन से सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर का सोल्यूशन का वीडियो आपको चाहिए वो भी बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।